जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिविल सर्विसेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में। तो यहाँ पे पहला चीज़ दे रहा है, ओलंपिक दिवस के बारे में बता रहा है। क्या कर रहा है? ओलंपिक दिवस। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। इसमें होता है क्या दोस्तों, तो एक प्रकार का जागरूकता दिवस है। गतिशील जागरूकता दिवस यानी कि लोगों को क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है। अब यहाँ पे जागरूक किस चीज़ के लिए किया जाएगा? तो यहाँ पे आपको पढ़ने से ही लग रहा है दोस्तों, क्या कर रहा है? ओलंपिक दिवस। तो ओलंपिक किसी से ओलंपिक खेल खेला जाता है, तो ओलंपिक खेल से संबंधित है ओलंपिक दिवस। तो ये जो है लोगों को खेलों के प्रति जागरूक करता है। क्या करता है? खेलों के प्रति जागरूक करता है। क्या करेगा? खेलों के प्रति जागरूक करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग खेलों में भाग ले, ताकि हमारा देश जो है खेल में आगे बढ़े, अव्वल बने। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रकार का जागरूकता दिवस हो गया। एक प्रकार का जो है कह सकते हैं कि ओलंपिक दिवस जो एक प्रकार के जागरूकता दिवस है। ये लोगों को जागरूक करता है कि हाँ, तुम्हें जो है खेल में अधिक से अधिक जो है प्रोत्साहन जो है वहाँ पे मिलना चाहिए। लोगों को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और इसमें पूछता है कि इसका उद्देश्य क्या है, बता दिए हम। और दोस्तों इस बार जो 23 जून को हमारे देश में ओलंपिक दिवस मनाई गई है, तो उसका थीम की अगर हम बात करें, थीम विषय है, तो किस पर चर्चा की गई? तो वो जो है किया गया चीज़ पे चर्चा है, वहाँ इसका थीम क्या है? तो उसका थीम है स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे विथ वर्कआउट ऑन 23 जून। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, उसका थीम है, देख लीजिए, है क्या? स्टे हेल्थी यानी कि स्वस्थता पर विचार किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसको स्टे स्ट्रॉन्ग, दोस्तों यहाँ पे हम पूरा नहीं लिख पाएंगे। स्टे स्ट्रॉन्ग उस तरह से जो है स्टे एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद विथ ओलंपिक डे। ठीक है, तो इतना से आप लोग याद रखिएगा कि हाँ इसका थीम क्या है। इसका थीम अगर हम बात करें तो हो जाएगा स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विथ द ओलंपिक डे वर्कआउट ऑन 23 जून। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है थीम है ओलंपिक दिवस का। हर चीज़ का जो भी दिवस मनाया जाता है हमारे देश में, उसका एक जो थीम तैयार किया जाता है, एक विषय तैयार किया जाता है कि इस बार जो है उस पर किस चीज़ पे जो है जोर देना चाहिए, किस चीज़ में प्रोत्साहन जो है लोगों को करना चाहिए। ठीक है, तो पहला ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें तो ओलंपिक दिवस मनाने की शुरुआत जो है हमारे देश में 1948 से है। कब से? 1948 से जो है हमारे देश में ओलंपिक दिवस मनाने की जो है शुरुआत की गई है। कब से? 1948 से। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, पहला ओलंपिक दिवस कब मनाया गया था? तो पहला ओलंपिक दिवस जो है दोस्तों 1948 को मनाया गया था। अब हम अगर ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है स्थापना जो है 23 जून 1894 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? तो इसकी जो है स्थापना हुआ था 23 जून 1894 का। जबकि इसके पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया कब गया दोस्तों? 1948 में। लेकिन अगर इसकी स्थापना की बात करें, ओलंपिक समिति की स्थापना की बात करें तो 1894 में ही हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1894 को। तो अंतर्राष्ट्रीय समिति की फिलहाल अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो फिलहाल इसका अध्यक्ष जो है थॉमस बॉस। क्या है? कौन है? थॉमस बॉस। फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ जो है करंट में आता है कि फिलहाल इसका अध्यक्ष कौन है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो ये थॉमस बॉस है। और दोस्तों फिलहाल इसका जो है मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का? तो फिलहाल इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है। कहाँ में? स्विट्जरलैंड की एक जगह है लॉसने। ठीक है, तो वहाँ पे इसका जो है मुख्यालय है फिलहाल में। लेकिन दोस्तों इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसकी स्थापना जो है फ्रांस के पेरिस नामक जगह पर हुई थी। ठीक है, तो फ्रांस की राजधानी भी जो है पेरिस है दोस्तों, तो वहीं पे पेरिस में जो है इसकी स्थापना की गई थी 23 जून 1894 को। पहला ओलंपिक दिवस की अगर हम बात करें तो 1948 में मनाया गया। और फिलहाल जो है ओलंपिक दिवस हर वर्ष कितना जून को मनाया जाता है? तो 23 जून को जो है प्रत्येक वर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। फिलहाल इसका इस बार का जो इसका थीम था ओलंपिक दिवस को, क्या था? स्टे हेल्थी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिविटी विथ द ओलंपिक डे विथ वर्कआउट ऑन 23 जुलाई। तो इतने चीज़ आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं इतने सारे चीज़। ठीक है, आगे हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा कह रहा है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो वो भी दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा की अगर हम बात करें तो ये मनाया गया है 23 जून को। ये भी कब मनाया गया है दोस्तों? 23 जून को। तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 23 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस।
इसमें होता क्या है दोस्तों कि इसमें ये दिन जो है विकास प्रक्रिया के लिए, किस चीज़ के लिए? विकास प्रक्रिया के लिए। जो लोग सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सार्वजनिक सेवा करना चाहते हैं, उसको उजागर किया जाता है, यानी ये भी जागरूक करता है लोगों को सेवा करने के लिए। सेवा के महत्व को बताता है कि सेवा का क्या महत्व है, लोगों को सेवा करने से आपकी क्या महत्ता होगी, तो उसके लिए लोगों को जो है जागरूक करता है। इसके भी देखिए यहाँ पे देखने में लग रहा है लोक सेवा दिवस है, तो ये लोगों को जागरूक करेगा, लोगों को जो है अपने से निच वर्गों की सेवा करने के लिए, कि जो मतलब असहाय है उसकी सहायता प्रदान करें, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है विकास प्रक्रिया के क्षेत्र में जो है विकास के क्षेत्र में आता है कि विकास किया जाए सेवा प्रदान करके हमारे देश, अपने देश में। उसके बाद दोस्तों इसका अगर हम थीम की बात करें, इस बार का विषय क्या था, तो इस बार का विषय है कि भविष्य लोक सेवा का नवाचार करना, यानी कि भविष्य में जो सेवाएं हैं उसका नवाचार करना। भविष्य में जो लोग सेवा देंगे उसके लिए हम अभी से ही सेवा स्टार्ट करें, उसका नवाचार करें। भविष्य लोक सेवा का जो है क्या करना, नवाचार करना। और एसडीजी तक पहुंचने के लिए एक नए युग के लिए नए सरकारी मॉडल का जो निर्माण करना, इसका इस बार का थीम है। यानी नए सरकारी मॉडल का निर्माण कर रहा है नए युग के लिए, यानी कि आने वाले भविष्य के लिए जो है नए सरकारी मॉडल का निर्माण कर रहा है। यही इस बार का इसका जो है थीम था, ठीक है। तो इतनी चीज़ें पूछी जाती है एग्जाम में, तो आप लोग इतनी चीज़ें जो है याद रखिएगा जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। कोई भी चीज़ दोस्तों बेकार नहीं होती, मेहनत कीजिए, ठीक है। दोस्तों हमारी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इस वजह से हमारी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, तो इसके लिए आप घबराइए मत। तो 2-4 दिन में जब हम ठीक हो जाएंगे पूरी तरह से, तो हम आपको क्लियरली पढ़ा पाएंगे। हम आपको वीडियो पहले ही दोस्तों देने के लिए बोले थे, 22 तारीख को ही आप लोगों को बोले थे कि वीडियो देंगे, लेकिन हम फिर दे नहीं पाए। तो उसका मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे। बीमार हो गए थे दोस्तों, अभी पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुए, लेकिन वीडियो फिर भी जो है मतलब सोचे कि देते हैं। अगर ज्योग्राफी का ये वीडियो बना पाएँ तो हम उसका ये वीडियो जो है बना करके देंगे, और अगर ना संभव हुआ तो भी आप लोगों को जो है कुछ दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं आप लोगों से, क्योंकि अब तबीयत का तो हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। देखिए आगे तीसरा नंबर में यहाँ पे करा है कि एक लड़की, इसका नाम क्या है दोस्तों, मवाया सुदन है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। इस लड़की का नाम है मवाया सुदन। क्या ये लड़की क्या किस चीज़ के लिए लाई, तो ये है जो है IAF में पहली महिला फाइटर बनी है। कहाँ की है दोस्तों, ये लड़की जो है जम्मू कश्मीर की है। कहाँ की लड़की है, जम्मू कश्मीर में है की लड़की है। ये पायलट बनी है, क्या बनी है, पायलट बनी है एयरफोर्स में। किस चीज़ में, इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पे देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई है। ये कहाँ की है, ये जम्मू कश्मीर। दोस्तों इसका अगर उम्र की बात करें तो ये 24 वर्ष की लड़की है। कितनी वर्ष की लड़की है दोस्तों, ये जो है 24 वर्ष की लड़की है। और बात करें अगर हम जम्मू कश्मीर में, तो ये जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले के लंबेरी गांव की रहने वाली है। कौन से ज़िला के, राजौरी ज़िला का इसका नाम है राजौरी। अगर इसके हम गांव की बात करें तो लंबेरी नाम है। क्या नाम है, लंबेरी नाम है। इसका खुद का नाम क्या है दोस्तों, इसका खुद का नाम है मवाया सुदन। क्या नाम है, मवाया सुदन। तो अगर कोई पूछे कि जो है इंडियन एयरफोर्स की पहला महिला पायलट जो है कौन बनी है, तो मवाया सुदन बनी है। कौन बनी है, मवाया सुदन। वो कहाँ की है, जम्मू कश्मीर की। और कौन से गाँव से है वो, तो गाँव से है, लंबेरी गाँव से है। उसका ज़िला कौन सा है, तो राजौरी है। तो दोस्तों देख लीजिए, ये लड़की को कहाँ के, हम लोग बिहार में रह रहे हैं, कोई लोग यूपी में रह रहे होंगे, कोई राजस्थान में रह रहे हों, तो इस तरह से जो है ये जम्मू कश्मीर की लड़की सारे लोगों के जो है नज़र में आ गई है करंट में। इसका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा तो आंसर बनाएगा। तो इस तरह से दोस्तों देखिए, मेहनत करके जब आगे आई तो इसका जो है नाम कितना रोशन हो रहा है। इसका गांव का नाम लिया जा रहा है, ज़िला का नाम लिया जा रहा है, इसका नाम दिया जा रहा है। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए, अगर आप लोग भी यहाँ पे पहुँचे तो इसका आप लोगों को भी इसकी तरह नाम लिया जाएगा। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो एयरफोर्स में जाने वाली 12वीं महिला है। कितनी क्या वहाँ है, 12वीं। इससे पहले दोस्तों 11 महिलाएं जो है एयरफोर्स में जा चुकी है, ठीक है। दोस्तों इसे एक परेड में शामिल किया गया था 19 जून को। कितना जून को, 19 जून को एक परेड के दौरान जो है समारोह था, वहाँ पे इसको परेडिंग नहीं दिया गया था, वहाँ पे एक समारोह में इसको शामिल किया गया था। वो समारोह कहाँ में था, तो हैदराबाद में जो है एक समारोह में इसको जो है सम्मानित किया गया था। किस चीज़ के लिए, लड़ाकू पायलट को रूप में इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो ये बात की बात है दोस्तों। पहले यहाँ पे बस इतना याद रखिए कि ये लड़की जो है 24 वर्ष की है, जम्मू कश्मीर से है। ये जो है
IAF इंडियन एयरफोर्स में पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। क्या फाइटर? ऐसे तो ये 12वीं महिला है, कितनी महिला है? 12वीं जो है एयरफोर्स में जाने वाली महिला है, लेकिन ये पहली फाइटर महिला है। कौन सी महिला? फाइटर महिला एयरफोर्स में। ठीक है, तो ये बात ही आप लोग जो है याद रखिएगा। अब आगे हम दोस्तों चलते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि भारत और फिजी में कृषि संबंध का सहयोग। क्या कर रहा है? भारत और फिजी में जो है कृषि संबंधी सहयोग के लिए समझौता। तो एक फिजी दोस्तों एक देश है। क्या है? एक देश है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि भारत के जो कृषि मंत्री हैं और फिजी देश के जो कृषि मंत्री हैं, ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, झंडा से भी आपको नज़र आ रहा है। अब हमारा भारत का झंडा लगा हुआ है, ये जो फिजी देश का झंडा लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, फिजी देश की अगर हम राजधानी की बात करें तो उसका राजधानी जो है सूबा है। क्या है? राजधानी सूबा। अगर आपको नहीं याद हो तो फिजी देश, तो आपको याद रखना होगा कि फिजी का एक देश है, उसका राजधानी जो है सूबा है। उसकी मुद्रा की अगर हम बात करें तो फिजी डॉलर है। और वहाँ का फिलहाल राष्ट्रपति जो है जियोजी कॉनेसी है। कौन है? जियोजी कॉनोसी। तो आप याद रखिएगा इतनी बातें, ये सब भी पूछा जाता है क्योंकि फिलहाल में कहाँ का राष्ट्रपति कौन है, हो सकता है मुझे ये करंट में फिजी देश आ गया है, तो हो सकता है कि फिजी देश का राजधानी पूछ दे, मुद्रा पूछ दे, राष्ट्रपति पूछ दे। दोस्तों हम आप लोगों को एक बात और बताना चाहते हैं। आप लोग जो ये हर देश का जो राजधानियाँ रटते रहते हैं कि इस देश का राजधानी, इस देश का राजधानी, एग्जाम के व्यू से, तो आपको नहीं लगता है कि ये राजधानी इतनी सिंपल चीज़ आखिर कहीं से उठा करके क्यों पूछेगा एग्जामिनर? तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो राजधानियाँ जो पूछी जाती हैं हमारे देश की, कभी पूछ भी लिया गया तो जो है यहाँ से ही पूछी जाती है, करंट से ही। कि मान लिया जाए कि फिजी देश करंट में आज गया है कि फिजी देश के कृषि मंत्री के साथ भारत के कृषि मंत्री जो है बैठक किए, समझौता किए और हस्ताक्षर किए उस पर। ठीक है, तो आपको फिजी देश के बारे में ही पूछेगा कि उसकी राजधानी कहाँ है, वहाँ पे समझौता हो रहा है तो वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, वहाँ की राजधानी क्या है, वहाँ की जो है मुद्रा क्या है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके पूछ लो, करंट में आया हुआ चीज़ ही पूछा जाता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है। तो आप लोगों को सारी इसमें इसका कम से कम जितना चीज़ आप करंट में पढ़ते हैं तो उसके बारे में डिटेल जानकारी रखिए, वो कहीं से भी उठा करके जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा इतनी बातें। इसकी अगर हम फिजी राज की देश की राजधानी की बात करें तो उसका जो है सूबा है। अगर वहाँ की मुद्रा की बात करें तो फिजी डॉलर है। वहाँ के राष्ट्रपति फिलहाल कौन है? तो जियोजी कॉनेसी। ठीक है, और अभी फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं समझौता की। तो समझौता दोस्तों किया गया है कृषि संबंध में। किस चीज़ में? कृषि संबंध में। तो आपको पता होगा कि भारत के कृषि मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और वहाँ के जो कृषि मंत्री हैं, फिजी देश के कृषि मंत्री, तो वहाँ के कृषि मंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। क्या है? डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। तो हाँ, श्री तोमर, नरेंद्र सिंह तोमर और महेंद्र रेड्डी के बीच जो एक बैठक होता है, उस बैठक में जो है दोस्तों समझौता होता है, उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ हम इस चीज़ में आपका सहयोग करेंगे, आप भी हमारा जो है सहयोग कीजिए। ठीक है, तो वो किस किस चीज़ के लिए सहयोग करने की बात करते हैं? तो वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे वहाँ पे चीज़ें आती है, जैसे एक डेयरी संबंधी डेयरी उद्योग हो गया जैसे। तो डेयरी उद्योग में दोस्तों वहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे जो है कृषि मंत्री और वहाँ के फिजी के जो कृषि मंत्री हैं सॉरी, वहाँ के कृषि मंत्री का नाम महेंद्र रेड्डी। हाँ, तो महेंद्र रेड्डी वहाँ के हैं और हमारे यहाँ के नरेंद्र सिंह तोमर, तो दोनों मिलकर के कहते हैं कि हाँ डेयरी उद्योग में जो है हम आपका सहायता करेंगे, आप भी जो है हमें किसी और क्षेत्र में सहायता कीजिए। तो इस तरह से बहुत सारे जैसे डेयरी उद्योग हो गया, चावल उद्योग हो गया, उसके बाद कृषि मशीनरी का मतलब जैसे कृषि मशीन की सहायता से करेंगे। ठीक है, तो हम भी आपका सहायता करेंगे, आप भी जो है हमारा सहायता कीजिए। तो इस तरह से वहाँ पे जो है जा कर के समझौता हुआ है। उसमें कटाई के बाद जो मिलिंग होती है उसके लिए भी समझौता किया गया है। और उसके बाद वहाँ उसमें पशुपालन संबंधित चीज़ शामिल है, खाद्य प्रसंस्करण शामिल है, जड़ फसल विविधीकरण जैसे नारियल उद्योग, ये सारी चीज़ जो है वहाँ पे शामिल है। ठीक है, एक दूसरे की सहायता करने के लिए वहाँ पे कहा गया है। बाकी हम आप लोगों को बता दिए कि फिजी एक प्रकार का जो है दोस्तों देश है, इसकी राजधानी की सुबह है, इसका प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति वहाँ के जो जियोजी कॉनेसी है, वहाँ का मुद्रा जो है फिजी डॉलर है। और भारत का तो आप लोगों को पता ही है, भारत नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पता है आप लोगों को। ठीक है, भारत की राजधानी, मुद्रा, ऐसी सारी चीज़ बताने की हमें ज़रूरत नहीं। और दोस्तों यहाँ पे कृषि मंत्री भी आप लोग याद रखें कि फिजी देश के जो कृषि मंत्री है, चूँकि कृषि मंत्री के बीच ही बैठक हुई है, समझौता हुई है, तो कृषि मंत्री हम लोगों को जानना जरूरी है कि वहाँ के कृषि मंत्री कौन है। तो फिजी देश के करंट कृषि मंत्री की बात करें तो वहाँ पे महेंद्र रेड्डी हैं, डॉक्टर महेंद्र रेड्डी। और अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो यहाँ पे आप सब लोगों को पता है कि यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे।
5 में कह रहा है कि रानी रामपाल और मनप्रीत सिंह को भारतीय हॉकी टीमों के कप्तान नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये है रानी रामपाल। क्या है? रानी रामपाल, यहाँ पे महेंद्र मनप्रीत सिंह, ये दोनों को भारतीय हॉकी टीम के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है। तो आपको जैसे ही लग रहा है दोस्तों ये महिला टीम के लिए है और ये जो है पुरुष टीम के लिए है। आइए हम बात कर देते हैं मनप्रीत सिंह की। तो मनप्रीत सिंह के दोस्तों यहाँ पे 16 सदस्यीय ओलंपिक बॉन्ड भारतीय पुरुष हॉकी जो होता है 16 सदस्य शामिल होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे पुरुष हॉकी टीम की अगर हम बात करें तो मनप्रीत सिंह को चुना गया है। और उसी 16 दिवसीय 16 संसदीय ओलंपिक के अगर महिला हॉकी टीम की बात करें तो वो जो है रानी रामपाल को चुना गया है। दोस्तों यहाँ पे पुरुष टीम में अगर हम बात करें तो उप कप्तान और कौन कौन से हैं तो वीरेंद्र लादरा है और हरप्रीत सिंह है एक और इसकी उप कप्तान है। यहाँ पे इनके साथ उप कप्तान दो को नियुक्त किया गया है, वो है वीरेंद्र लाकड़ा और हरप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें इनकी कप्तानी में तो एक कई बार कप्तानी कर चुके हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि पहली बार कप्तानी कर रहे हैं हॉकी टीम का, तो एक कई बार कप्तानी कर चुके हैं। और इनकी कप्तानी में दोस्तों 2017 में अगर हम बात करें तो एशिया कप जीता गया था। उसके बाद 2018 में एशियाई चैंपियन ट्रॉफी जीता गया था। उसके बाद 2019 में दोस्तों FIH सीरीज फाइनल में जो है जीता गया था इनके कप्तानी में ही। दोस्तों अगर हम बात करें इनकी कप्तानी की तो इनकी कप्तानी में दोस्तों एक बार जो है भुवनेश्वर में FIH पुरुष विश्व कप 2018 के क्वार्टर फाइनल में भी इनके कप्तानी में ही वहाँ पे जगह बनाई गई थी। तो दोस्तों इनका बहुत ही अच्छा भूमिका रहा है। तो इन्हें जो है इस बार भी इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है पुरुष में, किन्हें? मनप्रीत सिंह को। ठीक है, तो इतनी बात याद रखें। अब हम बात करते हैं रानी रामपाल सिंह की रानी रामपाल की। तो रानी रामपाल भी दोस्तों बहुत ही चर्चित महिला है, बहुत ही चर्चित जो है प्लेयर है ये दोस्तों। इन्हें हॉकी टीम में महिला टीम के लिए में जो है चुना गया है। इनकी कप्तानी में दोस्तों पिछले बहुत बार ये कप्तानी कर चुके हैं, जिसमें 2017 में जो है ओलंपिक 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में एशिया कप इनके कप्तानी में जीती गई थी। जिस तरह से इनके दोस्तों देख रहे 2017 में ये दोनों ही कप्तानी के थे, पुरुष में ये थे जिन्हें विश्व कप जीते, सॉरी एशिया कप जीते थे, और ये जो है एशिया कप ये भी जीते थे महिला में और ये पुरुष में। आपको पता है एशिया कप जीते थे 2017 में दोस्तों। अगर 2012 सॉरी 18 की बात करें तो इन्हें रजत मिला था एशियाई खेलों के लिए। उसके बाद एशियाई चैंपियन के लिए भी खेल चुके हैं, चैंपियन ट्रॉफी में जो है जीत चुके हैं, रजत पा चुके हैं, यही इनकी कप्तानी में ही मिली थी। उसके बाद दोस्तों FIH सीरीज फाइनल में भी 2019 में जीत चुके हैं। जिस तरह से ये जीते FIH में उसी तरह से ये भी वहाँ पे जो है जीत चुके हैं। तो इनकी कप्तानी में इतनी चीज़ हो गई दोस्तों। पहली बार इन्होंने FIH में लंदन में जगह बनाई थी। कहाँ पे? लंदन में FIH में महिला में जगह दोस्तों 2018 में ये बनाई थी, इनकी कप्तानी में ही हुआ था। तो इन दोनों का जो है काफ़ी अहम भूमिका रहा है कप्तानी करने में, बहुत बार किए हैं और हमारे देश का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है इनकी कप्तानी में। तो इन्हें फिलहाल भी इनको जो है हॉकी टीम का जो है कप्तान नियुक्त किया गया है। महिला टीम की अगर हम बात करें तो रानी रामपाल सिंह हैं, और पुरुष की बात करें पुरुष टीम की तो मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कप्तान बनेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 6 में दोस्तों कहा है कि एशिया प्रशांत में शीर्ष 5 प्रौद्योगिकी केंद्रों में एक शामिल है बेंगलुरु। अगर हम बात करें प्रौद्योगिकी केंद्र के बारे में तो उसमें इस बार शीर्ष 5 में बेंगलुरु को भी शामिल किया गया। बेंगलुरु भी इस बार जो है आ गया है शीर्ष 5 में। तो बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों, बेंगलुरु भी है जो है शीर्ष 5 में यहाँ पे शामिल है। पहला नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला बीजिंग है। कौन है? बीजिंग है। अगर हम दूसरा बात करें तो संघाई है, और तीसरी की बात करें तो बेंगलुरु आता है, उसके बाद शेंझोन और उसके बाद सिंगापुर। तो ये 5 चीज़ें जो है यहाँ पे है, 5 शीर्ष स्थान पर आता है दोस्तों। इस बार हैदराबाद भी जो है इस सूची में आ गया, 10 के अंदर में आ गया है शीर्ष। ठीक है, शीर्ष 10 में जो है सूची में जगह बना चुका है हैदराबाद। पहले ये जो है 10 में भी नहीं आता था, लेकिन इसका सुधार हुआ है, हैदराबाद जो है 10 में आ गया है। लेकिन दोस्तों बेंगलुरु जो है 5 में आता है। ठीक है, शीर्ष 5 में जो है जगह बना चुका है। उसके बाद दोस्तों पहला नंबर की हम बात करें तो पहला जो है बीजिंग है, दूसरा संघाई हो गया। ठीक है, और तीसरा नंबर की बात करें तो बेंगलुरु वही आ जाता है, बेंगलुरु। और दोस्तों अगर हम बात करें चौथा नंबर की तो वो हो जाएगा शेंझेन, और एक हो जाता है सिंगापुर। तो इतनी चीज़ आप याद रखिएगा, एक हो जाता है सिंगापुर। तो ये 5 जो है चीज़ें यहाँ पे
फिर से देख लीजिए, पहला बीजिंग हो जाएगा, दूसरा शंघाई, तीसरा बेंगलुरु, दूसरा शेंझेन और चौथा सिंगापुर। अगर आप दोस्तों आप लोग लिखना चाहते हैं तो हम बोलते हैं तो आप लोग कुछ कुछ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि हम इतनी भी जोर से नहीं बोलते हैं कि आप लोग लिख नहीं पाइएगा। यहाँ पर पूरी चीज़ टाइप करके नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चीज़ टाइप करके लिखेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। और यहाँ पे भी वक्त की बात हो तो हम आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिटेल बता देते हैं, लेकिन मुख्य जो पॉइंट है क्या आया है करंट में वो जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेंगलुरु भी शीर्ष 5 में शामिल है। और कौन कौन से, बीजिंग है, शंघाई है, बेंगलुरु, शेंझेन, सिंगापुर। ठीक है, हैदराबाद भी दोस्तों इस बार शीर्ष 10 में आ चुका है। ठीक, तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। आगे दोस्तों अरविंद गौर की बात करते हैं। ये कौन है? अरविंद गौर जी हैं। एक पुस्तक है हब्बा खातून, तो इनका विमोचन किए, हब्बा खातून पुस्तक का विमोचन किए। ये पुस्तक लिखा किसके द्वारा गया है? तो पुस्तक जो है काजल सुर्री के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? काजल सुर्री के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। और इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया? तो इसका विमोचन जो है अरविंद गौड़ के द्वारा किया गया है। विमोचन मतलब प्रकाशन, यानी कि काजल सुर्री जो है लिख दिए और अरविंद गौड़ इनका जो है क्या किए, प्रकाशन कर दिए। दोस्तों ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि पुस्तक लिखा किसके द्वारा गया, तो लिखा अगर बात पूछे तो काजल सूरी के द्वारा हब्बा खातून लिखा गया। हब्बा खातून पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखा गया? काजल सूरी मारिएगा, आप वहाँ पे देख लीजिएगा कि लिखने के लिए पूछा है या विमोचन करने के लिए पूछा है। अगर विमोचन पूछे तो अरविंद गौड़ को मारिएगा, और अगर लिखने की बात पूछे तो लिखा किसने है? तो काजल सूरी ने। ठीक है, तो हब्बा खातून की रचना किसने की है? तो काजल सूरी। और इसका प्रकाशन किसने किया, विमोचन किसने किया? तो अरविंद गौड़ ने इसका जो है विमोचन किया है। ठीक है, दोस्तों इसको एक उपनाम से जाना जाता है। इसका उपनाम क्या था? हब्बा खातून जो है एक प्रकार की जो है कश्मीरी कवि थी। क्या थी? कश्मीरी। ये नाम है दोस्तों हब्बा खातून, एक प्रकार की किताब का भी नाम है और एक व्यक्ति का भी समझिए नाम है। एक प्रकार का कवि और तपस्वी थी। क्या थी? कवि और तपस्वी। दोस्तों कश्मीर में जो अंतिम शासक थे, अंतिम सम्राट थे, यूसुफ शाह चक। उनका नाम क्या था दोस्तों? यूसुफ शाह चक। इसके हम इतिहास की बात बता रहे हैं। तो यूसुफ यूसुफ शाह चक जो थे उनके पत्नी थी। उनकी पत्नी कौन थी? हब्बा खातून। क्या था? अंतिम सम्राट का नाम क्या था? यूसुफ शाह चक, और उनका पत्नी का नाम था हब्बा खातून। दोस्तों एक कश्मीरी महिला थी और एक बहुत बड़ा तपस्वी थी। क्या? तपस्वी और कवि भी थी। ठीक है, तो दोस्तों इन उसी के नाम पर एक जो है किताब लिखा गया हब्बा खातून। उनका चर्चा इसमें होगा, इसलिए इनका नाम पड़ गया हब्बा खातून। और एक कश्मीर की कवि थी और बड़ी तेजस्वी थी। वहाँ के सम्राट जो है यूसुफ शाहजक उनकी पत्नी थी। दोस्तों अगर हम बात करें इनका, इन्हें कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। इस हब्बा खातून को एक कश्मीर की थी और इसे नाइटिंगेल, तो नाइटिंगेल दोस्तों सबसे मधुर गाने वाली चिड़िया का नाम होता है नाइटिंगेल। ठीक है, तो ये नाइटिंगेल इनका कहा जाता था। कश्मीर का नाइटिंगेल है ये हब्बा खातून। तो इनका एक उपनाम भी था, द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। इस हवा खातून की रचना की किसने? तो काजल सूरी ने। इसका प्रकाशन अरविंद गौड़ ने किया था। ये कहाँ की थी हवा खातून? एक महिला थी, वो कश्मीर की कवि और वहाँ की बड़ी तेजस्वी थी। इसका दूसरा नाम भी पूछ सकता है दोस्तों, इसका नाम उपनाम हो जाएगा द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे यहाँ पे कहा है दोस्तों कि भारतीय और यूरोपीय नौसेना बलों ने किया पहला संयुक्त अभ्यास। तो दोस्तों पहली बार जो है भारत और यूरोप के नौसेना ने जो है संयुक्त अभ्यास किया है। और यह अभ्यास जो है किया कहाँ पे गया है दोस्तों? तो ये अभ्यास जो है अदन की खाड़ी में किया गया था। कहाँ पे किया गया है? अदन की खाड़ी में दोस्तों जो है अभ्यास किया गया था। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो ये अभ्यास किया क्यों जाता है? तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हो कि आप लोग देखे हो कि नौसेना अभ्यास जो है हमेशा समुद्रों के किनारे, समुद्रों में किया जाता है। इसे जो है दोस्तों अदन की खाड़ी में किया गया। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य होता है कि समुद्री क्षेत्र में शांति सुरक्षा स्थापित किया जाए, वहाँ पे स्थिरता स्थापित किया जाए। तो इसी चीज़ के लिए वहाँ पे स्थिरता कब स्थापित होगा? जब वहाँ पे नियुक्त जो भी हम अपनी सेना को नियुक्त करेंगे उसमें कौशल होगा, उसमें युद्ध करने की क्षमता होगी। ठीक है, और उसमें लड़ने की क्षमता होगी, किस तरह से लड़ा जाए उसकी बुद्धि होगी, विकसित होगी, तभी तो वहाँ पे सुरक्षा स्थापित होगी, तभी तो वहाँ पे शांति स्थापित होगी। जब उसे लड़ने ही नहीं आएगा तो बाहर से कोई अटैक करेगा तो वहाँ पे लड़ नहीं पाएगा, शांति फैल जाएगी या सुरक्षा फैल जाएगी, वहाँ पे स्थिरता नहीं बनी रहेगी। तो इस तरह से शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रदान करने के लिए, उसे स्थिरता को, सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए समुद्री क्षेत्र में जो है नौसेना अभ्यास करवा करके वहाँ पे नौसैनिक को जो है
नियुक्त किया जाता है। पहले अभ्यास करवाया जाता है, उसके बाद ही वहाँ पे उसे नियुक्त किया जाता है, ताकि जो है उसकी कौशल क्षमता इतनी विकसित हो सके जिससे कि जो है वहाँ पे समुद्री क्षेत्र में वो सुरक्षा और शांति स्थापित करे और अपनी भी सुरक्षा कर सके। तो इसीलिए जो है वहाँ पे नौसेना अभ्यास करवाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे दोस्तों बोल रहा है कि के शैलजा 2011 की प्रतिष्ठित CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित। सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी, इसका यही हुआ फुल फॉर्म। तो दोस्तों ये जो के शैलजा है, ये केरल के स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। दोस्तों हमारी तबीयत खराब की वजह से जो है बार बार ऐसे हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा। ठीक है दोस्तों, CEU की जो है ओपन सोसाइटी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इन्हें पुरस्कार से इसलिए सम्मानित किया गया क्योंकि इन्होंने दृढ़ नेतृत्व और समुदाय आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्य महामारी के दौरान ही जीवन जीने की जो है जीवन बचाने की मान्यता प्राप्त है इन्हें, कि जीवन किस तरह से जो है हर परिस्थिति में, हर विपरीत परिस्थिति में जो है अपने आप को बचाया जा सकता है, अपने जीवन को बचाया जा सकता है। तो ये इनका दृढ़ नेतृत्व है, दृढ़ एकदम बिल्कुल दृढ़ है, यानी कि डरना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीज़ में इनका बहुत बड़ा भूमिका रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, समुदाय को के क्षेत्र में। तो इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। क्या पुरस्कार दिया गया है? CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार। ठीक है, तो ये दोस्तों केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आप याद रखिएगा। अब CEU की स्थापना की अगर हम बात करें तो इनको 1991 में स्थापना किया गया था। किन के द्वारा? तो जॉर्ज सोरोज, इसका नाम है जॉर्ज सोरोस के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी CEU की। और जॉर्ज सोरोस जो है हंगरी के एक व्यक्ति है। ठीक है, यहाँ पे क्या गया दोस्तों, इसके इसी मतलब इसका उद्देश्य है कि भविष्य में जो भी हमारे यहाँ के विद्यमान आए या राजनेता आए या कोई भी नागरिक आए, तो उसे दोस्तों वो जो है खुला लोकतंत्र स्थापित करे हमारे देश में। क्या करे? खुला लोकतंत्र स्थापित करे। उसके लिए यहाँ पे हर साल जो एक व्यक्ति को या एक संस्था को जो है पुरस्कृत किया जाता है ओपन सोसाइटी पुरस्कार से। ठीक है, ताकि जो है और भी लोग वहाँ पे आए, और भी राजनेता आए, और भी हमारे देश में जो आए लोग, कोई भी नागरिक हो या राजनेता हो या विद्वान हो, पेशेवर हो, कोई भी हो, वहाँ पे आकर के जो है खुली लोकतंत्र की स्थापना जो है कर सके, खुली समाज की स्थापना करे, बंद नहीं, खुली समाज की स्थापना करे, खुल के लोग जिए। तो इस तरह की लोग अगर स्थापना करता है तो उसके लिए हर साल जो है, हर वर्ष एक व्यक्ति को या एक किसी संस्था को जो है हर साल पुरस्कृत करता है CEU। ठीक है, तो इसके लिए है CEU की स्थापना की गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस बार किसी क्या गया दोस्तों पुरस्कृत? तो के शैलजा की। ये केरल के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सॉरी पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भी जो है रह चुके हैं। ये कौन है? के शैलजा। तो इन्हें देख रहे हैं आप, के शैलजा को। अब आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री। कौन है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री यहाँ पे ही हैं। इनका क्या कहना है? तो दोस्तों एक अभियान शुरुआत कर रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, जान है तो जहान है। तो दोस्तों जिस तरह से आपको अभियान का नाम सुनकर कहीं लग रहा है जान है तो जहान है, तो ये कोरोना से संबंधित है। ये जो अभियान है दोस्तों ये कोरोना से संबंधित है। इस अभियान में क्या कहा गया है कि टीकाकरण पर जोर दिया गया है। ठीक है, तो टीकाकरण पर दोस्तों जोर दिया गया है, यानी कि इनको कहना है कि टीकाकरण प्रत्येक लोगों को दिया जाए। टीकाकरण लोगोगे तो सुरक्षित रहोगे, जान बचेगी, और जान है तभी तो जहान है। तो इस अभियान का नाम ही रख दिए हैं जान है तो जहान है। यानी कि कोरोना के टीकाकरण के प्रति लोगों को क्या कर रहे हैं? जागरूक कर रहे हैं कि अपनी जान बचाओ, टीकाकरण लो और कोरोना से मुक्ति पाओ, अपनी जान को बचाओ, और जान है तभी तो जहान है। लोगों को बता रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये अभियान चला रहे हैं। कौन? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। इनका नाम अगर बात करें तो इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ठीक है, इनका नाम है मुख्तार अब्बास नकवी। ये अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का नाम जो है, इसका नाम है मुख्तार अब्बाब नकवी। ठीक है, अब्बाब नकवी इनका नाम है। ठीक, तो इनके अगर हम नाम की बात करें तो नाम है मुख्तार नवाब नकवी। ठीक है, तो आप इसका ये याद रखिएगा। अल्पसंख्यक मामला के मंत्री टीकाकरण के प्रति जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं और उसके लिए एक अभियान चला रहे हैं, जान है तो जहान है। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जो है पूरे देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है।
सबसे आगे है दोस्तों टीकाकरण देने में भारत हमारा। और ये जो दोस्तों अभियान चला रहे हैं उनमें सभी से समर्थन मांग रहे हैं कि जितने भी गैर सरकारी और गैर सरकारी संगठन हैं, जितने भी महिला स्वयं सहायता समूह है, जैसे सहायता समूह महिला अपने जो है गांव में अपने ज़िले में खोल करके बैठी है, स्वयं सहायता समूह महिलाओं का है, उनकी से सपोर्ट मांग रहे हैं। उसके बाद शैक्षणिक संस्थान जो भी चलाया जा रहा है, सामाजिक संस्थान, उनसे भी सपोर्ट ये मांग रहे हैं कि सब मिलकर के हमें सपोर्ट करें ताकि हम देश को और भी आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे यहाँ पे कह रहा है कि वित्त मंत्री ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की HFC को सरफेसी कानून का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। दोस्तों अगर हम पहले की बात करें तो पहले यहाँ पे 100 की जगह पे 500 करोड़ रुपए रखी गई थी। कितना? 500 करोड़, यानी कि 500 रुपया से अधिक कोई FCA कराएगा ना तो उसको जो है सरफेसी कानून का उपयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सरफेसी कानून का जो है उसको उपयोग करना होगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पे 500 करोड़ को हटा करके यहाँ 100 कर दिया गया है। कितना कर दिया गया? 100 कर दिया गया था, कर दिया गया। इससे फायदा क्या है दोस्तों? इससे फायदा यह है कि जो इससे सरफेसी कानून में होता है क्या दोस्तों कि लोगों को त्वरित रूप से जो है लोगों से त्वरित रूप से जो है उसकी यहाँ जो ऋण होती है उसकी वसूली त्वरित रूप से की जाती है। और उसमें लोगों को जो है जल्दी ऋण जो है समाप्त होता है, जल्दी ऋण वसूला जाता है और ऋण के बोझ से जो है लोग मुक्त हो जाते हैं और आगे जो है ऋण लेने के लिए वो ऋण ले सकते हैं। तो इसके लिए इसी चीज़ के लिए पहले 500 पर था ये चीज़, लेकिन अब 100 पर कर दिया है क्योंकि लोगों को अगर हो सकता है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऋण ले सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, इसी के लिए जो है 100 पर ही जो है ये नियम लागू कर दिया गया ताकि जो शॉर्ट होता है त्वरित वसूली की सुविधा प्रदान हो जाएगी और कंपनी से और अधिक जो है उसको ऋण दे सकेगी, ऋण वो अधिक ऋण ले सकें कंपनियों से। तो इसीलिए इसको 500 से हटा करके 100 कर दिया गया दोस्तों। और 100 करोड़ पर ही जो है सरफेसी कानून जो है लागू करने की उम्मीद दे दी है कौन? वित्त मंत्री। और वित्त मंत्री की अगर बात करें तो आप सभी को पता होगा वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री हैं कौन? तो वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, आप सभी को पता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे दोस्तों यहाँ पे एक लड़की है, इसका नाम है सैली एन फ्रेजर प्राइस। तो ये दोस्तों धावक है। क्या है? धावक, यानी कि दौड़ती है। क्या करती है? दौड़ती है, धावक है। और दोस्तों ये धावक में इस बार दूसरी सबसे तेज महिला बन गई है। क्या किमी? दूसरी। अगर हम पहले की बात करें दोस्तों वो अमेरिका की महिला है, उसका नाम है दोस्तों फ्लोरेंस ग्रिफिक। क्या नाम है? फ्लोरेंस ग्रिफिक जॉयनर उसका नाम है। वो 1988 में दोस्तों अमेरिका की महिला है, फर्स्ट आई थी। वो 1000 मीटर को जो है 10.49 सेकंड में ही दोस्तों तय कर दी थी। 10.49 सेकंड में ही वो 100 मीटर की रेस को तय कर दी थी। अगर हम इसकी बात करें सैली एन फ्रेजर की तो वो दोस्तों 10 मीटर के लिए 100 मीटर के लिए 10.63 सेकंड ले रही है। तो अभी इतना पीछे है इससे। तो ये दूसरा नंबर पर है। और पहला नंबर की अगर हम बात करें तो अमेरिका के धावक थे फ्लोरेंस ग्रिफिथ। और कब हासिल की थी? तो 1988 में दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता हो गया। एक करंट में आ सकता है कि सैली एन फ्रेजर प्राइस जो है दूसरी सबसे तेज महिला जो है बन गई है धावक में। ठीक है, और हम बात करें इसकी धाव की तो ये कितना 10.63 सेकंड में जो है 100 मीटर की रेस जो है दौड़ चुकी है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट की दोस्तों भी पूछ सकता है कि फर्स्ट महिला कौन है? तो फर्स्ट की अगर हम बात करें दोस्तों तो वो जो है अमेरिका की महिला है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है दोस्तों फ्लोरेंस ग्रिफी जॉयनर। ठीक है, तो जॉयनर से खाली सिर्फ याद रखिए आप जॉयनर, और इन्हें फ्रेजर प्राइस नाम रख दीजिए, सैली एंड फ्रेजर प्राइस। तो इनका फ्रेजर प्राइस भी नाम रखिएगा तो याद रह जाएगा। तो दूसरी बन गई है। उनका रेस था 10.49 में, ये कर दिए हैं 10.63 में। तो इस तरह से ये जो है दूसरे नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, ये दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो वो तो हैं जो थे कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और ये जो है जमैके के हैं। कहाँ के हैं? जमैके के। इनका देश कौन सा है? तो जमैका। जमैका देश है इनका दोस्तों। ये जमैका से होते हैं, जमैका से आते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया गया? तो 23 जून को। तो जिस तरह से दोस्तों आपको पता होगा कि यहाँ पे लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, तो इसमें लोगों को विधवा के पास जो भी
उनको विधवा लोग जो हैं उनको सहायता के लिए दिवस मनाया गया जाता होगा और उनके लिए बनाया था। उनकी दबी हुई आवाज़ को जो बोलना चाहते हैं नहीं बोल पा रहे हैं, उनके अंदर जो अनुभव है, उनके अंदर जो कौशल प्रक्रिया है, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाए और कैसे जो है उन्हें आकर्षित किया जाए किस चीज़ों से, ताकि वो अपने अंदर की चीज़ों को जो है बाहर निकाल सके, अंदर की आवाज़ को बाहर निकाल सके और अंदर जो उनकी कौशल प्रक्रिया है उसे बाहर निकाल प्रकर्षित कर सके। इसके लिए उन्हें जो है समर्थन प्रदान किया जाता है। ठीक है, विधवाओं को। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है 23 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 23 जून को। अगर हम बात करें दोस्तों पहली बार जो है ये इनकी शुरुआत हुई थी 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। लेकिन इन्हें मान्यता प्राप्त नहीं था दोस्तों, इन्हें मान्यता प्राप्त जो है 2010 में किया गया है। और ये मान्यता प्राप्त इसे किया करें तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इन्हें मान्यता प्राप्त किया गया है 23 जून 2010 को। और जब से यह विधवा दिवस जो है हर 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अब आगे है जो ये है कौन है? प्रतिमा मूर्ति। कौन है? प्रतिमा मूर्ति। दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो ये दोस्तों वरिष्ठ मनोचिकित्सक प्रतिमा मूर्ति वरिष्ठ मनोचिकित्सक के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उसके बाद इन्हें एक निर्देशक नियुक्त किया गया है। कहाँ से निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो इन्हें दोस्तों निमहंस की जो है निर्देशक नियुक्त किया गया है। ये निमहंस क्या है दोस्तों? तो ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान है, एक प्रकार का ये संस्थान है और ये बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। तो इन्हें 5 साल के लिए वहीं पे निदेशक नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल जो है 2026 तक होगा और 5 साल के लिए इन्हें वहीं पे बेंगलुरु में ही जो है दोस्तों निदेशक नियुक्त किया गया है। एक और दोस्तों बात करें हम तंबाकू निषेध में, तो इन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है। तंबाकू निषेध दिवस जब मनाया जाता है तो 2021 में जब तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया तो इन्हें उसमें विशेष मान्यता का एक पुरस्कार भी सम्मानित किया जा चुका है। किन्हें? प्रतिमा मूर्ति को। और ये मनोचिकित्सक के लिए वरिष्ठतम है और यहाँ पे अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिलहाल हम पर डे आप लोगों को ऐसे ही करंट लेकर के आते रहेंगे। थोड़े दोस्तों मैं अभी पूरी तरह से हम ठीक नहीं हुए हैं, तबीयत मेरा ख़राब हो गया था, इसलिए हम आप लोगों को कल वीडियो नहीं दे पाए। तो इसके लिए हम बोले थे 22 से वीडियो देंगे, 22 के बाद से 23 से, तो नहीं दे पाए थे, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब फिलहाल कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पर डे वीडियो दें, अगर हम ठीक रहें तो। फिलहाल अगर फिर से मेरी तबीयत और भी बिगड़ती है तो हो सकता है कि वीडियो रुक सकती है, नहीं तो अगर तबीयत मेरी ठीक रही तो वीडियो नहीं रुकेगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बिगड़ना तो नहीं चाहिए, दवा ववा ले लिए हैं और अगर ठीक रहा तो ऐसे ही चलते रहेगा दोस्तों। और फिलहाल हम ज्योग्राफी का वीडियो भी बना पाएंगे। ठीक है, और बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।